गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकाला जाए। गाउसेस लॉ हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए गाउसेस लॉ को अप्लाई करते हुए हमें ये फील्ड निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे, उसको चार्ज देंगे और उससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए स्टार्ट करते हैं एक स्ट्रेट वायर से। सपोज दिस इज स्ट्रेट वायर और इसको मैंने क्यू चार्ज दे दिया है एंड दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। जब मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा तो होगा ये कि सारा का सारा चार्ज जो है इस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसके किसी पॉइंट पर, इससे कुछ इस डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर। इससे आर डिस्टेंस पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? मुझे दो चीजें चाहिए। फर्स्ट, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, सेकंड द डायरेक्शन। अभी तक हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर जो फील्ड निकाल रहे थे उसकी डायरेक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स होती थी इफ द चार्ज इज प्लस क्यू और नॉर्मली इनवर्ड इफ द चार्ज इज माइनस क्यू। लेकिन यहां पर किसी वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसकी लेंथ काफी है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर इसकी वजह से कुछ फील्ड बनेगा, इस चार्ज की वजह से भी फील्ड बनेगा, इस चार्ज की वजह से भी, इस चार्ज की वजह से भी, इस तरीके से बहुत सारे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड बनेगा। तो उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि डाइपोल में हमने देखा था कि दो चार्जेस हैं, तो हम यदि यहां पर फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी वजह से यहां फील्ड निकाल लिया, इसकी वजह से यहां फील्ड निकाल लिया और उन दोनों को क्या कर दिया? सम कर दिया था। लेकिन यहां पर सम किस तरीके से किया जाए? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड होगा, इसकी वजह से भी यहां फील्ड होगा, इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस की वजह से यहां पर फील्ड होगा और हमें वो सम करना पड़ेगा। तो सम करने के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम पहले इसकी डायरेक्शंस को डिस्कस कर लें कि इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी या किसी और पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं। मैं इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन को देखना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं कि भाई जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इस छोटे से लाइन एलिमेंट या लाइन सेगमेंट की वजह से, इस पर जो चार्ज है उसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। बिकॉज द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो इसके सेम डिस्टेंस पर नीचे भी कोई पॉइंट होगा और उस पॉइंट को भी मैं एक छोटा सा सेगमेंट मान लूं और मैं कहूंगा इसकी वजह से इस पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी और दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो परफेक्टली इन बिटवीन दीज टू सेगमेंट्स, इनके बिल्कुल बीच में नॉर्मली आउटवर्ड साइड में आएगा। और हम देखेंगे कि भाई ये जो है दैट इज, और कोई दूसरा पॉइंट लें, सपोज करो यहां कोई पॉइंट ले लिया तो मैं कहूं यहां पर एक छोटा सा, यहां पर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ले लें और दोनों की वजह से जो फील्ड आएगा, इसका मतलब ये इस पर कोई पॉइंट होगा, उस पर हमेशा जो फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? नॉर्मली आउटवर्ड रहेगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें मिल चुकी है, दैट इज ड्यू टू, सॉरी, दैट इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड, always away from the charge. For this positive charge, towards the charge भी हो सकती है if this is negative charge। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई ये जो डायरेक्शन होगी that will be in the away from the charge in the normal to this line element। तो ये हमारे पास डायरेक्शन तो मिल चुकी है। अब हम देखना चाहेंगे डायरेक्शन के साथ साथ इसको डराइव कैसे करें।
डराइव करने के लिए भी मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर पॉइंट लिया। जब मैं इस पॉइंट को लूंगा तो होगा ये कि इस पॉइंट को लेने के बाद मैं ये कहूंगा कि भाई इस पॉइंट पर मुझे फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं गाउसेस थ्योरम का यूज कर सकता हूं। किस तरीके से यूज करें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि भाई जब भी हम गाउसियन सरफेस बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है वो पॉइंट जो है उस गाउसियन सरफेस पर सिचुएटेड हो। जब वो सिचुएटेड होगा तब हम इजीली उस सरफेस को कंक्लूड करके इजीली निकाल पाएंगे। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो गाउसियन सरफेस बने वो सिमेट्रिक हो। तो सिंपली एक स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से यदि फील्ड निकाले तो इसके लिए गाउसियन सरफेस एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है। तो हम यहां पर इसको इंक्लूड करते हुए एक सिलेंडर बना देते हैं, जो हमारी क्या बन जाएगी, एक गाउसियन सरफेस बन जाएगी फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से। लेकिन ये जो इसकी लेंथ है गाउसियन सरफेस की, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि चार्ज जो है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाना चाहिए, ऐसा करना है हमें। इसलिए हम इस तरीके से ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऊपर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो अभी इतना लॉन्ग हम ले नहीं सकते, इसलिए हमने इसको छोटा कर दिया है और एक छोटे से रूप में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिस इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट P बोल देते हैं। सेकेंडली हम क्या करते हैं, इन सरफेसेस के कुछ नाम दे देते हैं। क्योंकि हमें देखिए, हमें गाउसेस लॉ अप्लाई करना होगा, तो मैं गाउसेस लॉ लिख देता हूं पहले, जिससे हम चीजें समझ लें। ds वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गाउसेस लॉ ये कहता है कि कोई क्लोज्ड सरफेस है, उससे जो टोटल फ्लक्स होगा वो उसके अंदर जो टोटल चार्ज सिचुएटेड है उसका सम और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो मुझे ये पता है कि भाई गाउसेस लॉ हमेशा ट्रू है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस को यूज करते हुए इसको निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले हमें इस क्लोज्ड सरफेस की ओर ध्यान देना होगा, बिकॉज इट इज द सरफेस इंटीग्रेशन। मैं कहूंगा कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस तीन ओपन सरफेसेस से मिलकर बनी हुई है। जो सिलेंडर को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये जो सरफेस है इसको मैं S1 मान लेता हूं, इसको मैं S2 मान लेता हूं, और ये जो कर्व्ड सरफेस है CSR जिसे कहते हैं, और ये जो है हमारी S3 है। ठीक है, तो ये जो S1, S2, S3 है, these three are open surfaces by which this is made up of three open surfaces, and those are S1, S2 and S3। अब इन तीनों को मिलाकर इसका मतलब जो फील्ड हमें निकालना होगा वो किस तरीके से निकालना होगा, वो हमें इसी तरीके से निकालना होगा कि हम इन तीनों सरफेसेस को क्या कहते हैं, ओपन सरफेसेस से मिलकर। तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लूंगा, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लूंगा, और दोनों को इसके इक्वल रख देता हूं। तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। मैं कह देता हूं क्लोज्ड सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये जो सरफेस है ये तीन से मिलकर बनी है, कौन कौन सी सरफेसेस है, तो मैं कह देता हूं दिस इज ओपन सरफेस। अब ये सर्कल नहीं लगाएंगे आप, E वेक्टर डॉट ds1, और इसको मैं S1 कह देता हूं, प्लस E वेक्टर डॉट ds2, और मेरी जो तीसरी सरफेस है वो है E वेक्टर डॉट ds3। ये डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए हम पहले इसको समझ लें कि किस तरीके से डराइव करना है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई जब मैं इनको लिखूंगा, मुझे पता है कि E डॉट ds जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो हमेशा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है, बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम हमेशा A वेक्टर डॉट B वेक्टर
A vector dot B vector is equals to magnitude of A, magnitude of B, cos theta होता है, and theta is the angle between A vector and B vector. तो E डॉट ds को जब मैं लिखूंगा तो मैं फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड cos थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर कंसीडर करेंगे। मैंने जब इसको तीन फॉर्म में लिख दिया है तो मैं क्या कहूंगा कि भाई इसको जब आप ओपन करेंगे तो यही आएगा, इसको जब ओपन करेंगे तो भी कुछ ऐसा आएगा, और इसको जब ओपन करेंगे तो भी कुछ ऐसा आएगा। जब इस तरीके से आएगा तो इन तीनों के लिए मुझे क्या निकालना होगा, मुझे निकालना होगा थीटा। कि जब मैं कहूं कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो इसके लिए थीटा कितना होगा, इसके लिए थीटा कितना होगा, और इसके लिए थीटा कितना होगा। लेकिन हमें पता है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर, इसलिए E और ds वेक्टर यदि हमें पता चल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, थीटा थीटा थीटा, तीनों के लिए थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फिर हमें क्या करना होगा, इसको पुट करना होगा और हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके समझने के लिए इस स्टेप को स्किप भी किया जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको एक बार और लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन लिख लेते हैं। S1 EDS1 cos थीटा प्लस S2 EDS cos थीटा DS2 ओके प्लस EDS3 cos थीटा। इस तरीके से हम तीनों को लिख लेते हैं। इसके लिए थीटा कितना है, पहली सरफेस है तो पहली सरफेस के लिए मैं देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, देखिए पहली सरफेस कहां है बेटा, ये रही पहली सरफेस। दिस इज द, ये सर्कल है, इसका टोटल एरिया है, ये वाली सरफेस है। इस सरफेस का जो, इस सरफेस पर कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पर छोटा सा ds1 ले लेते हैं, ये ds1 ले लिया। अब मैं कहूंगा कि भाई इसकी वजह से यहां पर इस पॉइंट पर यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल जाए तो मैं कहूंगा इसके लेफ्ट साइड में, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में चार्ज सिचुएटेड है। जब चार्ज इधर सिचुएटेड है और यहां पर फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो ऑलवेज दिस साइड, यहां से यहां पर फील्ड की डायरेक्शन दिस साइड। तो मैं कहूंगा कि भाई इस चार्ज की वजह से, यहां पर जो चार्ज है इसकी वजह से इस पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज दिस साइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये थोड़ा मिक्सअप हो गया, इसको मैं थोड़ा अलग अलग कर देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा। लाइक दिस इज द S1, इस पर एक पॉइंट ले लिया मैंने और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds1, दिस इज द ds1। देखिए ds1 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ds1 इज द सरफेस, एक छोटी सी सरफेस ली है और सरफेस की डायरेक्शन नॉर्मल आउटवर्ड होती है, तो ये नॉर्मल आउटवर्ड जब मैं निकालूंगा तो इधर आएगा। तो मैं कह रहा हूं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds1 एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज इज 90 डिग्री, दैट्स व्हाई थीटा इज 90 डिग्री। एज वी नो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, दैट इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्लक्स जो इससे अटैच होगा उस फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, मतलब इससे कोई फ्लक्स अटैच नहीं होगा इन दिस केस। ओके, इसी तरीके से मैं यदि इस सरफेस को भी लूं तो मैं इस पॉइंट पर कहूंगा, देखिए इसके राइट साइड में चार्ज है, यहां भी लिया जा सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन इसके मैंने इस साइड में लिया कि एक इधर ले लिया तो एक इधर ले लेता हूं, दोनों इधर ले सकते हैं, दोनों कहीं भी ले सकते हैं सरफेस पर, तो आपकी इच्छा है, आपकी प्रॉब्लम किस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं वो देख लीजिए। यहां पर मैं कहूंगा तो दैट इज ऑन द राइट साइड, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लेफ्ट साइड में हो जाएगी, और सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, वो होगी नॉर्मल आउटवर्ड। तो इस तरीके से होगी, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। द कंट्रीब्यूशन इन फ्लक्स इज 0।
इसका मतलब ये जो दो सरफेसेस हैं इनसे जो फ्लक्स होगा वो बहुत नेग्लिजिबल या जीरो होगा। इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी वजह से और निकाल लेते हैं। इसके लिए थीटा कितना है, इस पर कोई सरफेस ले, छोटी सी सरफेस ली मैंने, और इस पर जो डायरेक्शन होगी वो फील्ड की तो ये हो जाएगी और सरफेस की भी यही होगी। इस वजह से, इसी वजह से जो थीटा है हमारे पास वो जीरो है और कॉस जीरो की वैल्यू 1 है। जब कॉस जीरो की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है फ्लक्स में वो केवल इसी टर्म का है, ये दो टर्म का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो एक चीज हमें मेमोराइज भी रखनी है, याद भी रखनी है कि जब भी फ्लक्स की बात आए और फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो तो आप हमेशा फ्लक्स को जीरो कर देंगे कि भाई कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है 90 डिग्री जीरो, 90 डिग्री जीरो, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस टर्म को छोड़ देंगे, इस टर्म को रख लेंगे और इस टर्म को भी छोड़ देंगे। तो हमारे पास आएगा, देखिए अल्टीमेटली क्या बचा है, ई वेक्टर डॉट ds2, ये तो 0 1 हो ही गया। तो ये सेकंड वाली टर्म है, मैं s2 कह देता हूं इसको जिससे क्लियर हो जाए। ओके, तो ये हमारे पास, मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को तो इसको सॉल्व करके ये इतना आ गया, मतलब कंट्रीब्यूशन केवल इसी सरफेस की वजह से होगा। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम इसको, इस टर्म को देखते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी चार्ज की वजह से होता है वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r की। लेकिन मैं कहूं कि किसी भी इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले, ये ले, ये ले, ये ले, कोई भी पॉइंट ले, इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर जो इस वायर से जो डिस्टेंस है, दिस इज r एज वी नो दैट, ये तो r है, इस वायर पर जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, r ही रहेगा। क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाई ही इस तरीके से है कि सारा जो डिस्टेंस है सिलेंडर का, जो सेंटर से ऑलवेज डिस्टेंस इज r, मतलब जब r is constant for every point lies on the surface, that's why the magnitude of electric field at each and every point is constant. वापस से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहूं, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। मैं कहूं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये गलत बात है। व्हाई इट इज सो, क्योंकि इस फील्ड, इस पॉइंट, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, डिस्टेंसेस सेम है, दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड इज सेम, बट the direction of electric field at every point is different, that's why the electric field is different at every point lies on this surface, but the magnitude of electric field is same, point lies on this surface। तो हमें ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है हर सरफेस के हर पॉइंट पर, लेकिन डायरेक्शन अलग होने से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं कह सकते, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर जो भी पॉइंट है उस पर सेम है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, मैं कहूंगा कि दिस क्वांटिटी फॉर दिस सरफेस बिहेव्स लाइक ए कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हमेशा हमने आदत डाली है, these can be taken out of the integration, that's why I can write it like, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर ले लें तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, that is ds2, इस तरीके से बचेगा। अब हम कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया हमने, मैग्नीट्यूड को बाहर ले लिया, लेकिन ds2 है क्या, ds2 इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फॉर s2 सरफेस, और एज वी नो दैट
इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर आएगी? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। और टोटल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का कितना है वो हमें पता है। सपोज द लेंथ ऑफ द दिस सिलेंडर, सपोज दैट, अब मैंने सपोज कर लिया, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस इज L, so I can write the area of this surface will be 2 pi r into L. Okay, this is the equation number 1, this is the equation number 2. तो ये हमारे पास 2 pi r L है। अब मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो मैं कह देता हूं, राइट हैंड साइड में देखिए मेरे पास क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू मतलब सिग्मा क्यू इज द टोटल चार्ज इन द गाउसियन सरफेस। टोटल चार्ज कितना है वो मैं कहूंगा, तो टोटल चार्ज जो हमारे पास है दैट इज सिग्मा क्यू, क्यू इज द गिवन चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, क्यू है, सारा का सारा इस सरफेस के अंदर है, इसलिए मैं सिग्मा क्यू को क्या लिख देता हूं, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट हैंड साइड हो गई मेरे पास, राइट हैंड साइड हो गई, दोनों को इस इक्वेशन से इक्वल रख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से मेरे पास क्या आया, E इंटू 2 पाई RL, और राइट हैंड साइड से क्या आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले हम, तो मेरे पास देखिए 2 पाई RL को मैं नीचे ले जाऊं तो मेरे पास E की वैल्यू आ जाती है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा इसको तरीके से हम लिख लें। तरीके से कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं साथ लिख लेता हूं, Q बाई L, दिस क्वांटिटी, Q बाई L इज द लेमडा, लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। थोड़ा और इसको दूसरे तरीके से लिखना हो तो आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करके कई बार लिखते हैं, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है बेटा वो क्या होती है, वो थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये दोनों ही वैल्यूज ट्रू है हमारे लिए। ओके, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इजीली हम लिख सकते हैं, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में ही कई बार ग्राफ भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ग्राफ किस किस के बीच में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इधर आएगा, तो इसको हम कहें E इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाए। ओके, ये ग्राफ इसका बन जाए। हमने देखिए पूरी डेरिवेशन कर ली है, और इस डेरिवेशन के अंदर हमने कुछ स्पेशल चीजें सीखी है। क्या सीखा है, सबसे पहले जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा आउटवर्ड रहेगी, क्लियर। और गाउसेस लॉ को हम यूज करते हुए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप की जब भी सरफेसेस होगी तो इसको 3 में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, S2 एंड S3। ठीक है, इस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ में हम देखिए हमें 2 चीजें चाहिए थी, दोनों चीजें हमें मिल गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, मैग्नीट्यूड तो ये इससे आ जाएगा। और सेकेंडली यदि आप कहेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस पॉइंट पर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड तो वो होगा, लेकिन डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगी। इसका मतलब हमें सारी चीजें मिल चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया और उसकी डायरेक्शन भी मिल गई। तो दिस वाज द डेरिवेशन अबाउट फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम एक और डेरिवेशन करके ही चैप्टर को फिनिश करेंगे ऑफिशियली।
लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स की एक क्लास और लगाएंगे जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स किस तरीके से किए जाएं, गाउसेस लॉ के एप्लीकेशंस किस तरीके से किए जाएं, अप्लाई किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पर किया जाए, वो हम सिखाएंगे और उसके बाद हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे, बाय।